डॉक्टर यामिनी, सब्सिडीज को लेके कई सालों से चर्चा चलती रही सरकार में भी बाहर भी कि किस तरह से इसे कम किया जाए। बहुत से सुझाव दिए गए, मगर अब आखिर में जाके ये जो नया सिस्टम है, नया स्कीम है कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर कर दिया जाए जो बेनिफिशियरी है उनके बैंक अकाउंट में, ये अब लागू होने जा रहा है। किस तरह का फायदा मिलेगा और कितना फर्क होगा जो पहले का हमारे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है और इसमें? जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था उसमें पाया गया कि बहुत सारी दिक्कतें आ रही थी। जैसे जो सामान पर्याप्त कराया जा रहा था पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के वो लोगों तक नहीं पहुंच रहा था, क्योंकि बहुत लोग उसे सब्सिडाइज रेट पे गवर्नमेंट से लेते थे और मार्केट में बेच देते थे उसको। दूसरी चीज ये पाई गई कि अगर 100 रुपए खर्च किया गया जो एक बीपीएल फैमिली को मिलना चाहिए था, उसका सिर्फ 27 रुपए मिलता था उन लोगों को। 42% के आसपास लीकेजेस पाई गई। एक और चीज पाई गई कि जो गवर्नमेंट की मशीनरी थी, चाहे वो फेयर शॉप प्राइसेस हो या आपकी सप्लाई चेन बॉटलनेक्स हो या सरकारी अधिकारी हो, वहां पे बहुत सारी करप्शन थी, जिसकी वजह से जो गुड्स एंड सर्विसेज है, जो हम माल कहते हैं, वो नहीं पहुंच पा रहा था लोगों पे। अब उसको पहुंचाने का एक और तरीका था कि सामान देने की जगह हम लोगों को पैसा दे दें और वो सामान खरीद लें। गवर्नमेंट ने बड़े सारे कंट्रीज को सर्वे किया कि उनमें क्या सिस्टम है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा, तो उसमें से एक सिस्टम था कि एक कैश को डायरेक्टली उनके खातों में डाल दिया जाए, बैंकों के खातों में, जिससे वो अपने आप ही चुन लें कि उन्हें क्या खरीदना है और क्या उनके लिए भला है। सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि जो पैसा है एक्चुअली बैंक में आ जाएगा और आप जो भी है, चाहे वो राइस हो या व्हीट हो या डीजल खरीद रहे हैं या कोई किसान है जो फर्टिलाइजर्स या कोई और पेस्टिसाइड्स खरीद रहा है, तो वो जाके वो खरीद सकता है। मगर वो इंश्योर कैसे किया जाएगा कि जो पैसा जिस चीज के लिए दिया गया है वो उसी के लिए खर्च हो और किसी और चीज में ना लग जाए? जी, ये अभी तो इंश्योर नहीं किया जा रहा है, ये तो सिर्फ कैश ट्रांसफर्स किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पे जहां पे पायलट टेस्टिंग हो रही है वहां पे तो जरूर इंश्योर किया जा रहा है कि जहां पे अगर उन्हें केरोसिन के लिए सब्सिडी दी जा रही थी या किसी और चीज के लिए सब्सिडी दी जा रही थी, तो उसके लिए उतना पैसा दे दिया गया है सब्सिडी देने की जगह, तो वहां पे तो इंश्योर किया जा रहा है। पर जब अगर वो 32,000 के आसपास पर फैमिली बीपीएल को देंगे हर साल, उसमें वो नहीं इंश्योर कर पाएंगे कि वो पैसा वहीं पे लगे, तो ये एक दिक्कत जरूर आएगी उसके अंदर। ये स्कीम जो है 1 जनवरी 2013 से लागू हो जाएगी 51 डिस्ट्रिक्ट्स में। आपको नहीं लगता कि अब बस 1 महीने का वक्त रह गया, इस छोटे से अंतराल में सारी चीजें एकदम ठीक हो जाएंगी और जो सिस्टम है एकदम परफेक्ट हो जाएगा कि 1 जनवरी से जो डायरेक्ट कैश ट्रांसफर होने शुरू हो जाएंगे? जी, एक मेरा मेजर रिफॉर्म माना जा रहा है पीडीएस सिस्टम के अगेंस्ट, जो बहुत पहले लागू किया गया था बीपीएल फैमिलीज के पास रीच करने के लिए। इस रिफॉर्म प्रोसेस के लिए ये 1 महीने का समय नहीं है, इसके लिए काफी टाइम से चर्चा चल रही है और पायलट टेस्ट, जैसे मैंने कहा कि कुछ 2 प्रदेशों में अभी चल रहे हैं और भी जगहों पे वो कोशिश कर रहे हैं कि कैसे लागू किए जा सके। तो ये 1 महीने का अंतराल नहीं है, पहले से ही गवर्नमेंट इसकी तैयारी कर रही है। और जो मोडालिटीज हैं, जो निटिग्रिटीज हैं, अब इनकी तो घोषणा शायद प्रधानमंत्री जी करेंगे, तो आप किस तरह का गेस करना चाहेंगे कि जो हर निटिग्रिटी पे हर माइन्यूट पॉइंट को भी कवर किया जाएगा, जैसे कि जो लीकेजेस हैं वो एकदम ही बंद हो जाए? जी, लीकेजेस तो किसी भी सिस्टम में पूरी तरीके से प्लग नहीं की जा सकती, पर कोशिश जरूर की जा सकती है कि अगर हमारी लीकेज 50% हो रही है तो उसको 1 से 2 या 10% के आसपास लाया जा सके। दूसरी चीज, गवर्नमेंट ने कुछ मोडालिटीज तो आइडेंटिफाई की है। उन्होंने कहा है कि बीपीएल फैमिलीज 10 करोड़ के आसपास जिनको फायदा होना चाहिए, उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इतना कैश जो है वो देंगे। उन्होंने ये भी आइडेंटिफाई किया कि इनडायरेक्ट सब्सिडीज के थ्रू वो 3.2 लाख करोड़ ट्रांसफर कर रहे थे, चाहे वो केरोसिन में सब्सिडी दे रहे थे या एलपीजी में सब्सिडी दे रहे थे। अब वो उसकी जगह वो कैश ट्रांसफर में देंगे। एक और चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है कि किन वर्गों को मिलेगी, जैसे स्मॉल पेंशनर्स हैं, हेल्थ इंश्योरेंस वाले हैं, एमनरेगा वाले स्कीम वाले लोग हैं, विद्यार्थी हैं जिन्हें स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स मिलती हैं, तो इन लोगों को इन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया है। एक और चीज उन्होंने आइडेंटिफाई की है कि ये कैसे स्कीम को लागू किया जाएगा, जैसे कि एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, उनके बैंक खातों का नंबर होगा, उन बैंक खातों में डायरेक्टली ट्रांसफर किया जाएगा और उसको जब भी ट्रांसफर सब्सिडी का होगा तो मोबाइल से कनेक्ट करके उसे मैसेज दिया जाएगा लोगों को कि आपकी इतनी सब्सिडी आपके पास आ गई है, जो एक बहुत अच्छा सिस्टम है इंटीग्रेशन का, पूरी इकोनॉमी का और मार्केट मैकेनिज्म लाने का। डॉक्टर यामिनी, बताया जाता है कि दूसरे देशों में जैसे ब्राजील या मेक्सिको में भी लगभग इसी तरह के कैश ट्रांसफर के स्कीम्स हैं और काफी सक्सेसफुल भी रहे हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे देश में उसी को एम्यूलेट किया जा सकता है, उसी को कॉपी करके अगर हम लागू करें तो हमें भी उतनी ही सफलता मिलेगी? कोई भी चीज अगर लागू की जाए पूरे तरीके से तो जरूर फायदा करेगी। अगर इसके लीकेजेस जो हम आइडेंटिफाई करते हैं, जैसे आपने पहले भी कहा कि हम कैसे इंश्योर करें कि जो है ये पैसा सही कामों के लिए इस्तेमाल होगा, तो अगर हमें ये इंश्योर करना है तो हमें कुछ वर्गों को
आइडेंटिफाई करना होगा, चाहे वो स्टूडेंट ग्रुप्स हों, चाहे वो लेडीज हों, गृहिणियां हों, या चाहे हम कुछ और वर्ग आइडेंटिफाई करें, बुजुर्ग वर्ग आइडेंटिफाई करें, उनके पास पैसा पहुंचाया जाए तो जरूर वो उन फायदों के लिए होगा। जैसे हम अभी तुलना कर रहे हैं ब्राजील, मेक्सिको और भारत की, कि वो जो देश हैं बहुत अलग हैं हर लिहाज से, चाहे हम अर्थव्यवस्था की बात करें या लिटरेसी की बात करें या पॉवर्टी की बात करें, बहुत भिन्न हैं। तो हमारे देश में खासतौर पे इलिटरेसी एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो आदमी पढ़ ही लिख नहीं सकता, ना वो अकाउंट खोलवाता है कहीं, ना बैंक जाता है, तो बहुत सी दिक्कतें हैं इम्प्लीमेंटेशन में। जी, बहुत सारी दिक्कतें हैं। जैसे आपने कहा कि अगर बैंक के खातों खोलने की बात है, KYC नॉर्म्स की बात है, या बैंकों में सेविंग्स अकाउंट मेंटेन करने की बात है, और कोई अकाउंट मेंटेन करने की बात है, या फाइनेंशियल लिटरेसी की बात है, ये कुछ चैलेंजेस हैं गवर्नमेंट के सामने। पर गवर्नमेंट ने पहले भी बहुत सारी योजनाएं साइमल्टेनियसली लागू की है, जिसमें एजुकेट किया गया है, लोगों को बताया गया है कि उनको किस चीज से क्या फायदा होगा। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि वो सेवा केंद्र या पोस्ट ऑफिस या बाकी चीजों के थ्रू ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम रखेगी, जहां से लोगों को बता सके कि वो किस तरीके से इनका फायदा उठा सके। जैसे अगर आप देखें, ई चौपाल भी इस्तेमाल करते हैं फार्मर्स, तो शायद वहां पे फायदा टेक्नोलॉजी के अडॉप्शन से हो जाए। सब्सिडी को खत्म करने की बात चल रही है, जैसे कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफर हो जाए और सब्सिडी खत्म हो जाए। 5 साल बाद या 10 साल बाद आज से जब स्कीम पूरी तरह से पूरे देश में लागू हो जाएगी, तो क्या उम्मीद रखें कि जो दाम है, जिन चीजों पे सब्सिडी है आज, जैसे डीजल है या केरोसिन है या फर्टिलाइजर्स हैं और खाद्य सामग्री है, तो उन सब के दाम बहुत बढ़ जाएंगे जब सब्सिडी हट जाएगी? जी, जब सब्सिडी हटेगी तो जरूरी बात है कि दाम बढ़ जाएंगे और इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगा। पर ये बात जरूरी देखनी है कि अभी तो ये स्कीम नेसेंट स्टेज पे, अभी ये बहुत छोटे पैमाने पे लग रही है, पूरे पैमाने पे नहीं है। तो अगर ये सक्सेसफुल होती है तो इसके जो भी लूप होल्स हैं उनको कैसे गवर्नमेंट प्लग करती है, जैसे आपने कहा बैंकों के खातों के बारे में और भी चीजों के बारे में। अगर वो कहती है कि हम सब्सिडी नहीं देंगे तो वो किस तरीके से लोगों तक माल पहुंचाएंगे, क्योंकि कुछ एसेंशियल सर्विसेज हैं जो अभी भी इस देश में जरूरत है, जो BPL फैमिलीज या बहुत सारी और फैमिलीज तक नहीं पहुंच पाती। डॉक्टर यामिनी, क्रिटिक्स कहते हैं कि इस तरह के जो इनिशिएटिव्स होते हैं उसमें एक अल्टीरियर मोटिव होता है, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, बहुत टाइम से डिबेट चल रही है PDS सिस्टम को हटाने की, ये आज की डिबेट नहीं है। और दूसरी चीज देखी जाए तो ये जो कैश ट्रांसफर्स हैं वो डायरेक्टली कुछ एक स्पेसिफिक लोगों को मिलेंगे। अभी आप सिर्फ कह रहे हैं 51 डिस्ट्रिक्ट्स या 18 स्टेट्स, इन्हीं 18 स्टेट्स की बात नहीं कर रहे हैं। तीसरी चीज, अगर आप देखें कि जो देश है वो काफी त्रस्त है इन्फ्लेशन से, महंगाई से, तो एक तरीका है इस कैश ट्रांसफर से इनकम पैरिटी लाने का, कि हम उसी स्थान पे ले आए लोगों को जिस स्थान से वो थोड़े से नीचे हुए हैं, जिसकी वजह से वो नहीं खरीद पाए हैं सामान। तो मेरे ख्याल से कैश ट्रांसफर एक तरीका जरूर है कि महंगाई से जो त्रस्त लोग हैं उनके ऊपर थोड़ा सा पैसा उनके पास पहुंचाने का, ताकि वो उन चीजों को खरीद सके जो वो गवर्नमेंट उनके पास नहीं पहुंचा पा रही है। डॉक्टर यामिनी, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, आपने भी कहा कि आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद जब स्कीम पूरी तरह से लागू हो जाए तो मार्केट ड्रिवन हो जाएंगे, प्राइसेस जो हैं और बढ़ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है कि जो APL कैटेगरी है, अबव पॉवर्टी लाइन कैटेगरी है, उन पे बोझ थोड़ा बढ़ जाएगा उन्हीं चीजों का? जी, ऐसा अगर मार्केट मैकेनिज्म की बात करें तो मार्केट मैकेनिज्म यही कहता है कि जितनी डिमांड होगी उसके हिसाब से ही सप्लाई होगी। सप्लाई ऑलरेडी शॉर्टेजेस में है, अगर सप्लाई नहीं है और प्राइसेस ज्यादा है तो मांग अपने आप ही कम हो जाएगी। तो APL फैमिलीज पे असर तो जरूर पड़ेगा, पर क्योंकि मांग कम हो जाएगी तो हो सकता है प्राइस एडजस्टमेंट अपने आप ही टेक प्लेस कर ले। न्यूट्रल सा इम्पैक्ट रहे। पर ये भी होता है कि जब इनपुट प्राइसेस बढ़ जाती हैं तो बाकी की वेज प्राइसेस और सैलरी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं, तो उसका असर ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। हम बात करें डायरेक्ट कैश ट्रांसफर की, जो पूरा सिस्टम है ये बेस्ड है और बेसिक प्री रिक्विजिट है कि आपके पास एक बैंक अकाउंट हो और शायद आधार का भी नंबर हो, तभी बात बनेगी। अगर बैंक्स का पेनिट्रेशन की बात करें, बैंकिंग लाइसेंस की आज भी पी चिदम्बरम जी ने बात की है कि हम और बैंकिंग लाइसेंसेज अवेल कराएंगे ताकि बैंकिंग की स्ट्रेंथ बढ़ सके।